नमस्ते बच्चों। देखो उस दिन अपन डाइजोनियम लवण जो सोल्ट बन गया था उसके हेलो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे कि कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिनसे अपन हेलोजन व्युत्पन्न बना रहे थे। सेंडमेयर अभिक्रिया हो गई तो उसके आगे वाली जो रिएक्शन है वह है गेटरमान अभिक्रिया। तो आप लोग लिखो इसमें डाइजोनियम सोल्ट में ये बोला जाता है, यहाँ पर जो अपन ले रहे थे क्यूप्रस हैलाइड ले रहे थे, वहाँ पर कॉपर डस्ट लेंगे, कॉपर चूर्ण लेते हैं यहाँ पे। और जैसे अगर ब्रोमाइड बनाना है तो HBr लेते हैं, और अगर क्लोराइड बनाना है, एरिल क्लोराइड बनाना है तो HCl लेना है। यदि क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर, लिखो इसमें गेटरमान अभिक्रिया में, यदि क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर उत्प्रेरक कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए तो, यदि क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर उत्प्रेरक कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए तो वह अभिक्रिया गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये बोला जाता है इस अभिक्रिया के अंदर अगर अपन को ब्रोमाइड लेके आना है तो जो डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं उस टाइम पर HCl की जगह HBr लेना जरूरी होता है, तो अपना इसमें HBr मिलता है। लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा ब्रोमाइड बनाने के लिए, एरिल ब्रोमाइड बनाने के लिए डाइएजोटीकरण के समय HBr लेना आवश्यक होता है। जैसे देखो C6H5 NH2, इसका अगर अपन डाइजोनियम सोल्ट बनाए तो अपन लेते थे NaN2HCl, तो यहाँ पर NaN2HCl लेंगे। और अगर ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पर क्या लोगे, NaNO2HBr C6H5N2 प्लस Cl माइनस C6H5, और यहाँ लेंगे C6H5N2 प्लस Br माइनस, और यहाँ पर कॉपर चूर्ण लेंगे, है ना। यहाँ पर HCl लोगे, यहाँ पर कॉपर चूर्ण के साथ HBr लोगे, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा C6H5Cl और ये बन जाएगा C6H5Br। ये जो अभिक्रिया है इसको अपन बोलते हैं गेटरमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? गेटरमान अभिक्रिया। तो आप लोग लिख लो आराम से इसको। ये सब 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हो ऐसा तो ना, इसको लिख लो। और उसके बाद अगली रिएक्शन जो है वह है बेल्जी-सीमान अभिक्रिया। बेल्ज-सीमेन अभिक्रिया, देखो बेल्ज-सीमेन अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं, फ्लोरो यौगिक बनाने के लिए तो यहाँ पर अपन डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर परफ्लोरो एसिड लेते हैं जिससे फ्लोरोबोरेट बन जाता है ना। तो बेल्जी-सीमेन अभिक्रिया के द्वारा अपन क्या करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट जो अपना होता है उसके अंदर यहाँ पर N2Br की जगह BF4 ले लेते हैं। वो आगे रिएक्शन करके क्या देता है अपन को, एरिल फ्लोराइड देता है वो। तो लिखो आप, इस अभिक्रिया का उपयोग फ्लोरो यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। जब डाइएजोनियम लवण की फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, ये डाइएजोनियम लवण हो गया, लवण की फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ HBF4 को बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल। डाइएजोनियम लवण की फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो अघुलनशील डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है। अघुलनशील डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, जिन्हें पृथक करके सुखा लिया जाता है। देखो इधर C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, यहाँ पर अपन ने C6H5N2Cl डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपन ने परफ्लोरो
बोरिक अम्ल के साथ करवा दिया, जिससे अपन को मिल रहा है डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको बोलते हैं डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इससे अपन को ये निकालने के लिए इसको गर्म कर दिया जाता है, जिससे ये मिल जाता है C6H5N2 और BF3। इससे अपन को क्या मिल गया, एरिल फ्लोरो यौगिक मिल गया अपन को C6H5F। इसी को अपन बनाते हैं, इससे एरिल फ्लोराइड बन गया अपना C6H5F। तो जो बेल्ज-सीमेन अभिक्रिया है, इससे अपन एरिल फ्लोराइड आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगली रिएक्शन है साइनाइडों का संश्लेषण। साइनाइडों का संश्लेषण, देखो यहाँ पर अपन ने गेटरमान अभिक्रिया पढ़ ली और सैंडमेयर अभिक्रिया पढ़ ली। वहाँ पर आप लोगों को पता है हेलाइड्स लगते थे। अब यहाँ पर ये जो साइनाइडों का संश्लेषण या नाइट्राइलों का संश्लेषण अपन करते हैं, इसमें भी देखो साइनाइड का संश्लेषण करें या नाइट्राइल का संश्लेषण करें, उनकी जैसी अभिक्रिया है साइनाइडों का संश्लेषण। जो अपने सैंडमेयर अभिक्रिया पढ़ी थी ना डाइएजोनियम सोल्ट की, और एक गेटरमान अभिक्रिया पढ़ी थी, वहाँ पर क्यूफ्रस हेलाइड लेते थे। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि सैंडमेयर और जो गेटरमान अभिक्रिया होती थी, उसमें अगर क्यूफ्रस हेलाइड के स्थान पर क्यूफ्रस साइनाइड ले लें, क्यूफ्रस हेलाइड के स्थान पर क्या ले लें, क्यूफ्रस साइनाइड। और जो गेटरमान अभिक्रिया थी, उसमें अपन बोल रहे थे जो कॉपर डस्ट लेते थे, कॉपर चूर्ण गेटरमान में, और उसके नीचे HBr लिया था। अगर वहाँ पर KCN ले लिया जाए तो यहाँ पर जो यौगिक है वो किस में चेंज हो जाएंगे, अपने साइनाइडों के अंदर। साइनाइड ग्रुप लग जाएगा हेलोजेंस की जगह। तो आप लोग लिखो साइनाइडों का संश्लेषण, इसमें लिख लो जल्दी जल्दी। सैंडमेयर अथवा गेटरमान अभिक्रियाओं में, सैंडमेयर अथवा गेटरमान अभिक्रियाओं में यदि क्यूप्रस हेलाइड के स्थान पर, क्यूप्रस हेलाइड के स्थान पर क्यूफ्रस साइनाइड, क्यूफ्रस हेलाइड के स्थान पर क्यूफ्रस साइनाइड तथा हाइड्रोजन हेलाइड के स्थान पर पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाए तो, पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाए तो एरिल साइनाइड बनते हैं। Cu2I2 था वहाँ पे, तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, Cu2CN2 कर दिया, क्यूफ्रस साइनाइड हो गया। और यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, KCN। एक अभिक्रिया तो ये हो गई, और दूसरी अभिक्रिया को अगर अपन ऐसे लिखें, क्या लिख लिया आप लोगों ने, किया जाए तो एरिल साइनाइड बनते हैं, जिनका उपयोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने में किया जाता है। जिनका उपयोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने में किया जाता है, जिनका उपयोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर अपन क्यूफ्रस हेलाइड लेते थे और वहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइड लेते, तो ये कौन सी अभिक्रिया की तरह हो गई, एक तरह से गाटरमान अभिक्रिया की तरह की रिएक्शन हो गई, C6H5CN, सॉरी सैंडमेयर की तरह हो गई। और नीचे वाली कैसी हो गई, गाटरमान अभिक्रिया की तरह हो गई यहाँ पर, है ना। और जब जो एरिल साइनाइड है, इनका अपन हाइड्रोलाइसिस कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, KCl और बना दो। लिखना चाहो तो लिख दो। तो ये तो सैंडमेयर अभिक्रिया जैसी रिएक्शन है और ये गेटरमान जैसी है। तो अपन ने यहाँ पर साइनाइडों का भी संश्लेषण कर दिया। और इसमें ये बोला जाता है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है C6H5CN का H3O+ की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में। C6H5COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
लिखो जल्दी जल्दी आप लोग। अगली रिएक्शन है इसमें बाल्ट अभिक्रिया। लिख लिया इसको, रोक के लिख लेना, मैं तो मिटा रहा हूं। अगली जो रिएक्शन है वह है बाल्ट अभिक्रिया। देखो इसमें ये बोला जाता है बाल्ट अभिक्रिया के अंदर आर्सेनिक अम्लों का संश्लेषण करते हैं अपन, इसमें फेनिल आर्सेनिक अम्ल बनाते हैं। ये बोला जाता है जब कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण का अपघटन अगर अपन सोडियम आर्सेनाइड के साथ करवा दें तो अपन को यहाँ पर फेनिल आर्सेनिक अम्ल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फेनिल आर्सेनिक अम्ल। और ये जो अभिक्रिया है इसको अपन बोलते हैं बाल्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? बाल्ट अभिक्रिया। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाल्ट अभिक्रिया। लिखो इसमें जब कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण का अपघटन, जब कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण का अपघटन सोडियम आर्सेनाइट के साथ किया जाता है। डाई एजोनियम लवण का अपघटन इसको बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइट। सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट के साथ किया जाता है तो फेनिल आर्सेनिक अम्ल बनता है। तो फेनिल आर्सेनिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को बाल्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बाल्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बाल्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड बन गया N2+2HCl, इसको अगर अपन HCl की यहाँ NaCl, सॉरी HCl नहीं है, HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये अपना बनता फेनिल। लिख तो रहा गया इधर आप लोगों को, फेनिल आर्सेनिक अम्ल बनता है। ये क्या बनता है बच्चों? फेनिल आर्सेनिक अम्ल बनता है। फेनिल आर्सेनिक अम्ल C6H5 ASO3H2, यह अपना हो गया फेनिल आर्सेनिक अम्ल। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं? बाल्ट अभिक्रिया बोल रहे हैं। फेनिल आर्सेनिक अम्ल। ठीक है, लिख लो इसको। इसके बाद हेडिंग डालना आप लोग, गामबार्ग अभिक्रिया। एक बार इसको लिख लो। ये डायजोनियम लवण की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट बच्चों यहाँ पे है ना, ये कॉपर सल्फेट। तो ये बाल्ट अभिक्रिया हो गई, आर्सेनिक अम्लों का संश्लेषण कर दिया। अगली रिएक्शन है गामबार्ग अभिक्रिया। तो इसमें ये बोला जाता है कि बाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? बाइफेनिल या डाई एरिल उत्पाद बनता है। अपन बोल सकते हैं कि डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया अगर अपन किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ करवाएं या किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो डाई एरिल उत्पाद बनता है। क्या बनता है बच्चों? डाई एरिल उत्पाद बनता है। गामबार्ग अभिक्रिया। अगली हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? गामबार्ग अभिक्रिया। तो अपन बोल सकते हैं कि जब जो डायजोनियम लवण है उसकी अभिक्रिया किसी क्षारीय विलयन में एरोमेटिक यौगिक के साथ करवाया जाता है तो अपन बोल सकते हैं इसमें बाइफेनिल बनता है, या अपन बोल सकते हैं डाई एरिल उत्पाद बनता है। तो आप लोग लिखो इसमें गामबार्ग अभिक्रिया में जब किसी डाई एजोनियम लवण के क्षारीय विलयन को, जब किसी डाई एजोनियम लवण के क्षारीय विलयन को अब इसको बेसिक कर देते हैं NaOH डालकर। जब किसी डाई एजोनियम लवण के क्षारीय विलयन को किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अब एरोमेटिक यौगिक बेंजीन ले लेते हैं यहाँ पे ना। किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो डाई एरिल उत्पाद बनते हैं।
डाई एरिल उत्पाद बनते हैं। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं ना, इस तरह का उत्पाद बनता है। ये अपना क्या है, बाइफेनिल। बाइफेनिल डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्षारीय डाइएजोनियम लवणों के क्षारीय विलीन को एरोमेटिक यौगिक बेंजीन, सॉरी यहाँ पर C6H6 बेंजीन किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ करवाते हैं तो बाइफेनिल मिलता है, या अपन बोल सकते हैं इसको डाई एरिल उत्पाद बनता है। ये जो अभिक्रिया होती है इसको अपन गाम्बार्ग अभिक्रिया कहते हैं। डाई एरिल उत्पाद बनते हैं, इसे गाम्बार्ग अभिक्रिया कहते हैं, इसे गाम्बार्ग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं गाम्बार्ग अभिक्रिया। तब अगली रिएक्शन आप लोग लिखोगे, बार्ट हो गई, गाम्बार्ग हो गई, सेंडमेयर हो गई, गेटरमान हो गई, और जो रह गई उनको और लिख लेते हैं। अगली रिएक्शन आप लोग लिखो इसमें थायोसाइनेट या व आइसोसाइनेटों का संश्लेषण, व आइसोसाइनेटों का संश्लेषण, थायोसाइनेट व आइसोसाइनेटों का संश्लेषण लिखो इसमें। जब डाइएजोनियम लवण को कॉपर थायोसाइनेट अथवा पोटेशियम साइनेट के साथ, जब डाइएजोनियम लवणों को कॉपर थायोसाइनेट अथवा पोटेशियम साइनाइट के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्रमशः थायोसाइनेट तथा आइसोसाइनेट का संश्लेषण होता है। देखो डाइएजोनियम लवण है C6H5N2 प्लस Cl माइनस, C6H5N2 प्लस Cl माइनस। मैंने बोला पोटेशियम आइसोसाइनेट, सॉरी पोटेशियम साइनेट और कॉपर थायोसाइनेट, कॉपर थायोसाइनेट तो CuSCN, इसको बोलते हैं कॉपर थायोसाइनेट। इनकी रिएक्शन अगर अपन करवाएं तो अपन को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं फेनिल थायोसाइनेट और फेनिल आइसोसाइनेट मिलता है। क्या मिलता है, C6H5SCN, C6H5SCN, और यहाँ मिलेगा C6H5NCO, NCO। तो ये ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है इसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, फेनिल थायोसाइनेट। क्या बोल रहे हैं, फेनिल थायोसाइनेट है ये तो, थायोसाइनेट, और ये अपना बन गया फेनिल आइसोसाइनेट। फेनिल आइसोसाइनेट। डाइएजोनियम लवणों की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करवा दी, कॉपर थायोसाइनेट के साथ करवा दी और पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा दी। तो फेनिल थायोसाइनेट और फेनिल आइसोसाइनेट का निर्माण हो गया यहाँ पर। CuClN2 और यहाँ पर KClN2, मेन प्रोडक्ट अपना फेनिल और ये। अगला लिखना थायो यौगिकों का संश्लेषण। इसको लिखने के बाद लिखना थायो यौगिकों का संश्लेषण। डाइएजोनियम लवण थायो यौगिकों का संश्लेषण लिखो इसमें, डाइएजोनियम लवण। अगली जो रिएक्शन है वह है थायो यौगिकों का संश्लेषण। इसमें लिखना डाइएजोनियम लवण सोडियम थायोल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन थायोल बनाता है। सोडियम थायोल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन थायोल बनाता है, NaSH, C6H5SH, N2 प्लस NaCl। ये क्या अपना बेंजीन थायोल, ये क्या है बेंजीन थायोल। डाइएजोनियम लवण सोडियम थायोल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन थायोल बनाता है। लिख दिया। इसी में लिख लो नीचे, इसमें एरोमेटिक थायो ईथर, एरोमेटिक थायो ईथर बी, एरोमेटिक थायो ईथर बी डाइएजोनियम लवणों की सहायता से निम्न प्रकार बनाए जा सकते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने बेंजीन थायोल,
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लिया। अब अपन मैंने बोला एरोमेटिक थायोईथर भी बेंजीन डाई एजोनियम लवणों से निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ये ले लो और अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दो इनकी, अमोनियम सल्फाइड, तो ये बन जाएगा C6H5 का होल ट्वाइज S। इसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक थायोईथर, इसको क्या बोलते हैं डाईफेनिल थायोईथर 2NH4Cl। ये अपना एरोमेटिक थायोईथर है। इसका जो नाम है वह है डाईफेनिल थायोईथर। क्या नाम है बच्चों? डाईफेनिल थायोईथर। लास्ट वीडियो बचेगा इसके बाद, अगर जितना पार्ट करवा दूंगा आज मैक्सिमम करवा दूंगा, जो पार्ट बचेगा मुश्किल से एक पार्ट और है, इसी चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी रिएक्शन रह गई देखें। अब देखो इसमें लिख सकते हैं अपन, अब देखो सेकंड अभिक्रिया अपन ने बोली ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर से डाई एजोनियम जो लवण है वो एजो समूह के रूप में विस्थापित हो जाता है। सेकंड जो रिएक्शंस है उसमें अपन बोल रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर जो डाई एजो समूह वो उत्पाद में ही रहता है, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एजो समूह उत्पाद में ही रहता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एजो समूह उत्पाद में ही रहता है। तो इसके दो रिएक्शंस है वो ऐसी, एजाइडों का निर्माण, फर्स्ट रिएक्शन उसमें एजाइडों का निर्माण। ऐसी कौन सी भी, अब इसमें क्या होता है कि जो अपना एजो ग्रुप है ना, एजो ग्रुप उत्पाद में रहता है, जब भी तो एजाइड बनेगा, N3 बनाते हैं। तो आप लोग लिखो इसमें जल्दी से, जब डाई एजोनियम लवण के विलयन में ब्रोमीन तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को डाला जाता है, जब डाई एजोनियम लवण के विलयन में ब्रोमीन तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को डाला जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को डाला जाता है, तो डाई एजोनियम पर ब्रोमाइड बनता है। तो डाई एजोनियम पर ब्रोमाइड बनता है। देखो ये बनेगा C6H5N2 प्लस Br3 माइनस, तो इसको बोला जाता है डाई एजोनियम पर ब्रोमाइड। ये क्या है? डाई एजोनियम पर ब्रोमाइड बनता है। ये गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड देता है, ये गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड देता है। अगर इसको अपन गर्म कर देते हैं ना तो ये एरिल ब्रोमाइड देता है C6H5Br, ये तो बन गया एरिल ब्रोमाइड। और गर्म करने पर तो क्या बन गया? एरिल ब्रोमाइड बन गया। अगर इसको अपन जलीय अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, अभिक्रिया करवाएं, तो एरिल एजाइड का निर्माण होता है। किसका? एरिल एजाइड का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे अगर इसकी अगर अपन NH3 aqueous, तो यहाँ से 3HBr बाहर निकल जाता है, ये सब के सब बाहर, और ये बन जाता है C6H5N3। इसको अपन बोलते हैं एजाइड। क्या बोल सकते हैं? एजाइड, फेनिल एजाइड। फेनिल एजाइड का निर्माण होता है। अगर जो डाई एजोनियम ये बनाना अपना, डाई एजोनियम पर ब्रोमाइड जो था उसको अपन ने गर्म किया तो एरिल ब्रोमाइड, अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो इससे एजाइड का निर्माण होता है, फेनिल एजाइड का निर्माण होता है। और अपन को पता है कि एजाइड ग्रुप के अंदर अपना जो एजो समूह इसके अंदर उपस्थित होता है। तो आप लोग लिख लो इसको, है ना। एजाइडों का निर्माण आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद एक रिएक्शन और है इसमें फिलहाल, तो वो लिखो अपचयन अभिक्रियाएं। सेकंड पार्ट है इसका, अपचयन अभिक्रियाएं। एजाइडों का निर्माण हो गया, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद लिख लेना रिएक्शंस को। अपचयन, रिडक्शन, और अपन को पता है रिडक्शन के अंदर अपन 3 HCl और ले लेते हैं ना, अपचयन। तो लिखो इसमें आप लोग हेडिंग डाल दो, सबसे पहले तो रिडक्शन या अपचयन। और इसमें आप लोग लिखो बेटा, यदि डाई एजोनियम लवणों का अपचयन सोडियम सल्फाइड, यदि डाई एजोनियम लवणों का अपचयन सोडियम सल्फाइड अथवा टिन क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाया जाए, टिन क्लोराइड व
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाया जाए। किस किस के साथ मैंने बोला कि SnCl2HCl, एक तो ये हो गया टिन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाया जाए तो एरिल हाइड्रोजन बनते हैं, तो एरिल हाइड्रोजन बनते हैं। अथवा मैंने क्या बोला सोडियम सल्फाइट, अथवा एक क्या बोला मैंने Na2SO3 सोडियम सल्फाइट, तो इससे क्या बनेगा डाइएजोनियम लवण से हाइड्रोजन C6H5NH NH2 C6H5NH NH2HCl फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आपको पता है ना हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2 होता है ना, यहाँ से एक H हटा के C6H5 ग्रुप लगा दिया तो इसको बोल दिया फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। ये लिखो एक बार, किस किस की उपस्थिति में करवाया, या तो सोडियम सल्फाइड या SnCl2HCl की उपस्थिति में करवाते तो फेनिल हाइड्रोजन मिलता है। लिख लिया इसको। अब इसके नीचे लिखना, इसके विपरीत यदि डाइएजोनियम लवणों का, इसके विपरीत यदि डाइएजोनियम लवणों का तीव्र अपचायकों के साथ, तीव्र स्ट्रॉन्ग कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो अपने उनके साथ, तीव्र अपचायकों के साथ अपचयन करवाया जाता है तो एनिलीन बनती है, करवाया जाता है तो अपचयन करवाया जाता है तो एनिलीन बनती है। देखो इधर, अगर इसका अपन ZnHCl की उपस्थिति में रिडक्शन करवा दें तो ये बनेगा C6H5NH2 फेनिल हाइड्रोजन। इसका फिर रिडक्शन करवा दें अपन ZnHCl की उपस्थिति में तो यहाँ से एनिलीन बन जाता है C6H5NH2 प्लस NH3 अमोनिया, और ये अपने क्या है एनिलीन, एनिलीन है C6H5NH2 एनिलीन। तो ये अपनी रिएक्शंस ख़त्म हो गई लगभग जो मुझे करवानी थी, है ना। अब कल की लास्ट क्लास लूँगा, एक क्लास लास्ट की क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे एजो संयुग्मन अभिक्रियाएं और उसकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, एमिन की अभिक्रियाएं, जो एमिन की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। और बाकी तुम देख लेना जो चीज़ें अगर मैंने नहीं करवाई हो, ठीक है, तो वो एक बार मुझे मैसेज कर देना, करवा दूंगा उनको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।